नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताप्ती दर्शन न्यूज़ चैनल में। मैं अनिकेत मानव लेकर आ गया हूँ एक और रोचक कहानी को। आज हम जानने वाले हैं अशोक रघुवंशी जी की कहानी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपका और मैं थोड़ा-सा परिचय दे दूँ अशोक भैया के बारे में। 17 वर्षों से अधिक समय तक फ़ौज में इन्होंने अपनी सेवा दी है। उसके पश्चात अपने छोटे बच्चों को, भाइयों को भी इन्होंने फ़ौज और पुलिस में प्रशिक्षण देने का कार्य किया है ताकि वे भी आगे बढ़कर अपने देश की सेवा कर सकें। उसके पश्चात इनकी रुझान बैतूल के क्रिकेट के ओर बढ़ी और आज वर्तमान में आप सभी फौजी कप के माध्यम से भी इनको जान रहे होंगे। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा और इन्हीं सब कहानियों के पीछे क्या प्रेरणा रही, कैसे वे आज इस मुकाम तक पहुँचे और अपने साथ, अपने परिवार के साथ और भी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं अपने बैतूल जिले के लिए, बैतूल गाँव के लिए। तो एक बार पुनः स्वागत है आपका अशोक भैया। बहुत बहुत धन्यवाद ताप्ती दर्शन का, जिनने मुझे यहाँ पर आज अवसर दिया अपने बारे में बताने के लिए। इसके लिए तो पहले तो तहे दिल से आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने बारे में बताना चाहूँ कि 2004 का वो समय, जब मार्च में 10th के एग्जाम होते हैं, मई में रिजल्ट आया और 21 जुलाई को भर्ती थी। उस समय इंडियन आर्मी की भर्ती ओपन भर्ती होती थी कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ले जाकर डायरेक्ट पहले रेस होती थी जी। तो 21 जुलाई को विदिशा का ग्राउंड था। उस समय बारिश थी, ग्राउंड गीला था, सारी दिक्कतें बहुत थी, लेकिन तैयारी ऐसी थी कि 16 वर्ष की भली उम्र थी, छोटा भले ही था, लेकिन दौड़ा भी उसी तरह से मैं था और पहली भर्ती में पहले अटेम्प्ट में फिजिकल क्वालिफाई कर चुका था। वहां पर हमारा मेडिकल टेस्ट हुआ तो मेरे कान साफ करके नहीं, पहली भर्ती थी, अनुभव नहीं था, तो कान साफ करके नहीं गया था। एक हल्की सी चोट यहाँ थी, ऊपरीली चोट जिसको बोलते, तो इससे मेरे को री मेडिकल दे दिया गया था। तो हमारे बड़े भ्राता श्री श्री शैलेंद्र रघुवंशी जी, जो सुरभि सुजुत्सु के संचालक भी है जी। तो उनने बताया कि चिंता मत करो, री मेडिकल के माध्यम से अपन दोबारा चेकअप इसका होता है और वहां चलेंगे। जी। तो भोपाल में उसका जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें आकर चेकअप हुआ, वहां पे मुझे मेडिकल फिट कर दिया गया। 27 अगस्त 2004 को रिटर्न एग्जाम हुए और मैं मैथ्स का अच्छा स्टूडेंट था, तो मैथ्स बहुत शानदार मेरा एग्जाम गया था। जी। पर इतना भरोसा मुझे खुद को नहीं था कि पहली भर्ती और मैं इंडियन आर्मी जैसे टफेस्ट जॉब में लग सकता हूं, क्योंकि मैं स्वाभिमानी शुरू से रहा हूं। मुझे कोई सपोर्टिंग ये वो करने के लिए भैया का रिलेशन सर्टिफिकेट भी बना था, लेकिन मेरे दिल में तमन्ना थी कि मैं रिलेशन सर्टिफिकेट से भर्ती नहीं होऊंगा। मैं अगर सेना जैसी जॉब में अगर जाऊंगा तो मैं खुद के दम पे जाऊंगा, तो मां भारती की सेवा कर पाऊंगा। एक डेडिकेशन जो जुनून था शुरू से, ऐसा ही था। 16 सितंबर 2004 को रिजल्ट आया और फाइनली मेरी लिस्ट में मेरा नाम आ गया। 24 सितंबर 2004 को भारतीय सेना मैंने ज्वाइन कर ली, जब मेरी उम्र 17 साल भी नहीं हुई थी। बहुत और उसके बाद अहमदनगर मुझे सेंटर मिला, वहां ट्रेनिंग की। तत्पश्चात ग्वालियर, सूरतगढ़, अमृतसर, जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाके, अखनूर, 5 साल पुंछ में भी काटे मैंने। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में भी रहा मैं, राष्ट्रीय राइफल में, और कुछ इंजरी से भी गुजरा, जिसे अपने मेडिकल कैटेगरीज जो सेना में फाइटिंग फोर्सेस से उसे हटा दिया। वो समस्याएं, बैकपेन, उसकी भी दिक्कतों से गुजरा, वो भी फाइट किया। उसके बाद ऑफिस वर्क में इंटरेस्ट लेकर वहां बच्चा अच्छा काम किया, परफॉर्मेंस किया। लेकिन वो दिल में जो था कि एक फाइटिंग सोल्जर के रूप में रहूं, तो कहीं ना कहीं चोट के कारण उस समय मुझे निराशा हुई। लेकिन नहीं, फिर उसके बाद मेरे दिमाग में चीजें आई। 2017 तक मैं पीएससी के एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहा था कि रेड सेटल मैंने अब कुछ अच्छे जॉब करके सेकंड क्लास अधिकारी या कुछ ऐसे करके मैं कोशिश करूं, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर चुका था धीरे धीरे सेना में रहते रहते। बीच में छुट्टियां नहीं मिली, लेकिन फाइनल ऑफ द मेरा ग्रेजुएशन हो चुका था, पीजीडी से भी हो चुका था, जिसकी मुझे डिग्री की सिविल में आवश्यकता थी। मैंने डिसीजन ले चुका था 2017 में कि मुझे सेना में अब ज्यादा समय नहीं देना, इतनी सेवा, क्योंकि मैं अनफिट हो चुका था और मुझे लगता था कि समाज सेवा में मुझे काम करना चाहिए। ऐसा मेरा मन में 2017 में ख्याल आया कि अब मुझे सोशल वर्क में काम करना चाहिए या फिर खुद के जीवन पे काम करना चाहिए। क्योंकि खुद के जीवन पे काम करेंगे तो परिवार के साथ खुशी उसी, कोई नॉर्मल भी जॉब पकड़ते, सेकेंडरी कोई भी अगर छोटी भी जॉब सोच लो आप, तो भी आराम से पेंशन और उसमें बहुत अच्छा गुजारा, आप भी जानते हो जाता है। 50-60-70 हजार में लोगों का अच्छा जीवन यापन हो जाता है। लेकिन मन में ख्याल आया कि नहीं, अपना अनुभव, क्योंकि मैं कुछ कुश्ती का भी प्लेयर रहा था और वहां पे हरियाणा वाले, माफी चाहूंगा मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, लेकिन जो हकीकत है उस चीज को थोड़ा कमेंट्स किया था हमारे हरियाणा वाले एक मेरे मित्र ने, कि बोले एमपी वाले यार तुम लोग कहाँ के खेल और इस चीज में हो जाएंगे।
तो मैं उनको कहा था कि समय बदलता है और कुछ भी हो सकता है। जरूर मानते कि आज हरियाणा मेहनत के कारण ओलंपिक में टॉप पे है, लेकिन क्या पता कि भविष्य बदलकर बैतूल, मध्य प्रदेश का बैतूल भी एक समय ओलंपिक में आगे बढ़ सकता है। तो उसी उद्देश्य को लेकर फिर हमने समाज सेवा में काम शुरू किया। तो मेरा जो परफेक्शन, डेडिकेशन जो सेना के ऊपर था कि फिजिकल की तैयारी में सर्वश्रेष्ठ करा सकता हूं, तो उसका जो मेरा अनुभव था वो धीरे धीरे हमने शुरुआत की 2019 में। मैं नहीं था, मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, इनके माध्यम से लोगों को सपोर्ट करता था। कोचेस यहाँ पे जो थे कि कराओ तैयारी, बच्चों को जोड़ो, फिजिकल एक्टिविटीज कराओ। फाइनली 2021 30 सितंबर को मैं रिटायर हो गया सेना से। सेवानिवृत्त के लिए कठिनाई गई, लेकिन मुझे फाइनली रिटायरमेंट मिल गया। 2 अक्टूबर को जो मेरा स्वागत सम्मान युवाओं के द्वारा और समाज सेवी और सभी के द्वारा जो हुआ, वो मेरे जीवन में मैं भूल नहीं सकता। आज उसकी पिक्चर बनी हुई है, कभी आप भी देखोगे तो रेलवे स्टेशन से लेकर कारगिल चौक से लेकर जो स्टेडियम तक जो मेरा स्वागत हुआ था, वो मैं भूल नहीं सकता जीवन में। तो उस दिन ही मैंने प्रण ले लिया था कि अब जीवन इस बैतूल के लिए समर्पित है। जिस उद्देश्य से मेरे से जितना होगा उतना प्रयास करूंगा, और उस प्रयासरत के कारण 800 से अधिक बच्चों ने प्रशिक्षण हमारे मार्गदर्शन में ले चुके हैं। तो आपको पता है कई बच्चे प्रशिक्षण सही ले नहीं पाते, समय नहीं देते हैं, कई नहीं देते हैं, पार्ट टाइम समय देते हैं, समस्याएं बहुत रहती है, किसी की फाइनेंशियल दिक्कत रहती है, कोई डेडिकेटेड नहीं होता है। फिर भी हमने डेडिकेशन के साथ मोटिवेशन जो हमें समय पूरे दे चुके बच्चे, वो लगभग 200 से अधिक बच्चे वर्दी पहन चुके हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन आर्मी जी, पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवेज, इन सब में, और 96 उसमें से स्पेशली अग्निवीर बने हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में 50 से अधिक बच्चे जो बिल्कुल पूरी तरह से फिट थे, वो मेडिकल अनफिट के कारण नहीं लग पाए, ओनली मेडिकल के कारण। बाकी अदरवाइज उनका पूरा परफॉर्मेंस A1 था। पूरे बच्चे बैतूल के ही थे कि? ये एक्चुअली हमारा एक छोटा सा उद्देश्य भी है कि हम बैतूल के घर घर से वो वर्दीधारी का एक कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा। तो हमारा उद्देश्य बैतूल को लेकर ही रहता है। तो हम जो एडवर्टाइज भी करते हैं वो बैतूल के लिए ही करते हैं। मतलब हम बाहर के बच्चों को व्यवस्थाएं नहीं बनाए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैतूल के अंतिम गांव से अंतिम गरीब का बच्चा भी हमारा सही मार्गदर्शन ले सके। तो मैं माफी चाहूंगा मुद्दे से थोड़ा सा, आप मूलतः बैतूल के हैं कि और कहीं के? वैसे मैं बैतूल जिला है, मुल्ताई तहसील है, जिसको मैं ताप्तीपुरम नाम लेता हूँ, क्योंकि मेरा भविष्य का सपना भी है कि मुल्ताई को ताप्तीपुरम से नाम जाना जाए, और मैं हर जगह उसका बोलता भी हूँ। तो ताप्तीपुरम से 18 किलोमीटर दूर मेरा ग्राम माथनी है, जिसमें मेरा जन्म हुआ था। मतलब मूलतः बैतूल जिले का ही हूँ। और हमारी माताराम का संघर्ष का भी कहानी अगर बताऊंगा तो उनका संघर्ष ही हमारी प्रेरणा है, जिन्होंने डेडिकेशन के साथ बच्चों को परवरिश दी, और ना हारने वाली एक जो बच्चों के लिए उनने जो उनका मानसिकता तैयार की कि वो कभी मुझे हारने नहीं देती, कि माँ भारती की सेवा करने के लिए उनने मुझे जन्म दिया है, और उसी डेडिकेशन के साथ मैं लगा हुआ हूँ। और उसी कारण आप इस राह में भी आए? हाँ, उसी राह में आऊं कि कभी अगर भटकने, देखो कठिनाइयां तो बहुत आती है, आपको पता है कि एक राष्ट्रभक्ति के साथ आजकल मतलबी दुनिया में बहुत मुश्किल होता है ईमानदारी से काम करना। जहां लोग मतलब के लिए काम करते हैं, बहुत सारी समस्या, लेकिन हम उनको भी साथ लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य है भारत माता की। अगर हम जय बोलते हैं तो हम भारत माता के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम भारत माता की अगर जय लगाते हैं तो मुझे लगता है कि उसके लिए हमने क्या ईमानदारी से काम कर सकते, भले छोटा सा काम करे। एक सफाई वाला भी अगर एक ईमानदारी से अगर भारत माता की जय लगाकर खुद का काम ईमानदारी से करे, तो मैं मानता हूं कि वो भी कट्टर राष्ट्रभक्त, मतलब राष्ट्रभक्त व्यक्ति है। और एक प्रधानमंत्री भी अगर अपना ईमानदारी से काम ना करे और भारत माता की जय लगाए, तो वो राष्ट्रभक्त नहीं कहलाएगा। ये कहने मतलब राष्ट्रभक्ति की जो मीनिंग होती है वो। और ये चीजों को सब लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि हमने किस तरह से भारत माता के लिए और देश के लिए काम करना चाहिए। और मुझे एक चीज और आपकी कहानी से ये भी नजर आया अशोक जी कि आपने जो खुद जिया और खुद मुकाम जो हासिल किया, उसको मल्टीप्लाई करने का जो काम किया, जो प्रशिक्षण दिया लोगों को और उनको भी उस मुकाम तक पहुंचाया, वर्दी पहनाई, ये भी एक परंपरा में हमको कम देखने को मिलता है। ये भी सराहनीय है आपका, जिसके कारण आप समाज में इतना बड़ा योगदान दे पाए। पहली बात तो खुद का त्याग बहुत जरूरी होता है। खान पान नशा मुक्ति से खुद को दूर रखा है। सेना जैसी नौकरी में जाकर भी अभी तक मैं नशा से दूर हूँ जी। मतलब कि मैं ड्रिंक भी नहीं किया आज तक, मैंने नॉनवेज भी नहीं खाया। वो तो मैं खैर मना नहीं करूंगा किसी को, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं, नॉनवेज भी नहीं खाया जी। मैं अंडे ईग भी नहीं खाया, वेजिटेरियन भी नहीं हूँ, अंडा भी नहीं खाता हूँ। गुटखा पान सुपारी से भी बहुत दूर हूं मैं। मतलब इन चीजों को खुद ने
त्याग किया है कि मैं इन चीजों से इसको दूर। सही कहे तो डिसिप्लिन कह सकते हाँ, हैं। मतलब आप कुछ भी कह सकते हैं कि ये हाँ। चीज मैंने खुद की त्यागी है। हाँ। उसके बाद में युवाओं के रग रग में ये चीजें मैं भरना चाहता हूँ बहुत सही। कि आप वर्दी पहनो, चाहे किसी चीज में जाओ, लेकिन आपके अंदर राष्ट्रभक्ति के साथ खुद की ईमानदारी बहुत जरूरी है। जी। आप नए वाली पीढ़ी को कैसी प्रेरणा दोगे? आज आप अगर अच्छी दौड़ में आ रहे, हुसैन बोल्ट 9.58 सेकंड। सेकंड अगर 100 मीटर का रिकॉर्ड बना सकता है, तो भविष्य में हो सकता, क्या पता बैतूल का भी बच्चा उस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। बिल्कुल। हम तो उसी उद्देश्य से लगे हुए हैं कि कोई रिकॉर्ड बैतूल से टूटे। बहुत बढ़िया। तो उसी उद्देश्य के साथ हमारे बच्चों को हम डेडिकेशन करते कि अनुशासन के साथ तैयारी करिए आप। और 365 दिन में ग्राउंड में 2 घंटे निःशुल्क फिजिकल देता हूं, चाहे बारिश हो। कभी अगर कोई वाच कर रहा होगा तो आप पूछिएगा, मैं रेनकोट पहन के आता हूं बारिश में भी प्रशिक्षण देने, और चाहे कितनी सर्दी हो पूरा कवर ये करके। फौज और पुलिस का। हाँ, मेरा 2 घंटे जो निःशुल्क फिजिकल क्लब चलता है कितने वो बजे? 365 दिन चलता है। सुबह अभी जो टाइम चल रहा है सर्दी के कारण 6 से 8, बाकी कभी 5:30 से 7:30, कभी 5 से 7। तो दर्शक जो देख रहे हैं और बैतूल के हैं वो भी अगर जाना चाहें तो सर ने जो टाइमिंग बताए हैं वो भी आप जा सकते हैं। तो आगे हम थोड़ा सा अब इसका रुख लेते हैं फौजी कप के बारे में। फौजी कप मुझे लगता है बैतूल का काफी चर्चित और एक नाम प्राप्त करने वाला भी प्रतियोगिता बन चुका है टेनिस बॉल क्रिकेट में। इसकी सोच और अवधारणा के बारे में हमें बताएं, दर्शकों को बताएं। 2023 में मेरे पास कुछ लोगों ने कहा कि बैतूल में टेनिस क्रिकेट बर्बाद हो चुका है, कि यहाँ पे 2 टीम 3 टीम मजबूत हो जाती है, फाइनल खेलने के लिए सारे प्लेयर इकट्ठे हो जाते हैं, गुटबाजी हो जाती है। कुछ लोगों ने ऐसी मानसिकताएं बना ली थी इस बैतूल की धरा में। तो हमने कोशिश की कि इसको कैसे बदला जाए। तो कुछ लोगों ने मेरे पास बोला कि सर आप बदल सकते हो, क्योंकि आप डेडिकेशन के साथ राष्ट्रभक्ति के साथ इसको रिप्रेजेंट करोगे, तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव संभव है। तो 2023 में हमने इस टूर्नामेंट को 24 शुरुआत में कराने का सोचा था, लेकिन कुछ कारणवश इसको नहीं हो पाया था। तो उसको 24 में हमने 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच पहला संस्करण कराया था 2024 में। वो ऑक्शन बेस्ड जिले का पहला टूर्नामेंट था, जो ऑक्शन बेस्ड प्रॉपर पूरे जिले के खिलाड़ी उसमें सम्मिलित होने जा रहे थे जी। जहां पहले टीम ओनर्स खिलाड़ी को जबरदस्ती बुलाते थे, बोल बोल के फोन कर करके इतने पैसे ले ले आजा खेलने, वो सिस्टम हमने खत्म कर दिया था। जी। अब सिस्टम ऐसा बना दिया था कि डिसिप्लिन से 10:30 पर आपको मैदान आना है। अगर आप 31 पे आए हैं जब मैच शुरू होने से, तो आपको प्लेइंग में जगह नहीं मिलने वाली है। बहुत बढ़िया। ये फौजी कप का अनुशासन बना रहा। पहला संस्करण पूरा अच्छे से बीता, उसमें अनुशासन भी आया, सब खिलाड़ी उत्साहित भी हुए, फेयर हुआ। मतलब किसी के साथ कोई जो भाईबंदी होती है, जो कहते हैं ना कि इसका गुटबाजी, ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया। पक्षपात वाली बात नहीं। पक्षपात तो हमारे स्वभाव में नहीं, हमारे ब्लड में नहीं है। बहुत बढ़िया। तो पक्षपात हमने बिल्कुल नहीं होने दिया। हमारी खुद की टीम 1 रन से हारकर बाहर हुई थी उस टूर्नामेंट में जी। और हमने उसमें कोई पक्षपाती का काम नहीं किया था। पिछली बार सीवा 11 पाताखेड़ा उसकी चैंपियन रही थी, रनर अप यादव आर्यस चिचोली इस बार जो है वो रही थी। तो ये उस टीम का इतना टूर्नामेंट का ये रहा कि दूसरा संस्करण कराने के लिए लोग एक्साइटेड थे, प्लेयर्स भी। जी। तो इस बार हमने टीमें बढ़ाई, प्लेयर्स बढ़े, अनुशासन के साथ बिल्कुल बदला जा सकता है। और जहां इच्छा शक्ति और नीति और नियत अच्छी हो तो बदला सब कुछ जा सकता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं, अगर 1 करोड़ उसको धरातल पे लगाएंगे तो क्यों नहीं बदला जा सकता? हर चीज बदली जा सकती है, लेकिन बदलने वाला चाहिए और ईमानदारी से काम करने वाला चाहिए। आज भी हम देखते हैं हमारे देश का कितना बजट है, कितना फंड है, 22,000 करोड़ का शिक्षा बजट है मध्य प्रदेश का। आप सोच लो कितने बजट, आप पूरे गिनती करोगे अब देखना आप, तो कितने बजट हम लेके घूम रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितनी मतलब कैसी स्थितियां है। सबको बदला जा सकता है, लेकिन बदलने की नीति नियत जो होती है, हमने कहा ना कि राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकता और सफाई वाला भी राष्ट्रभक्त बन सकता है। ये राष्ट्रभक्ति की मिनी, तो राष्ट्रभक्त में ये चीजें आती, नीति नियत। जैसे हमारे भगत सिंह जी, उनने तो कभी 23 वर्ष में तो उनने सोचा ही नहीं कि मेरे आगे पीछे क्या होगा, लेकिन देश के लिए कुर्बानी के लिए बिल्कुल चल गए वो। नहीं, मैं पर्टिकुलर बात कर रहे हैं बैतूल में खेल को लेकर, उस पे जो आपकी रोड मैप है या दृष्टिकोण है उसको थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। देखिए अगर खेल को ना अपन सिर्फ क्रिकेट को बल्कि और पूरे गेमों को, जी। देखिए खेल के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि स्टेडियम से अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ स्टेडियम सैंक्शन हुए हैं बैतूल में। मेरे ख्याल से मैं आदरणीय हमारे सांसद जी के मैंने उद्बोधन में कहीं सुना था कि
10 करोड़, 15 करोड़, 5 करोड़, जी ऐसे 30 करोड़ रुपए कुछ सेंक्शन हुए हैं इस बैतूल के लिए। अगर उन्हीं को एक व्यवस्थित अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा माहौल बन सकता है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी के साथ और नीति नियत के साथ बनेगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर उसमें फिर बहुत सारी चीजें अगर आ जाएगी तो फिर वो जैसा होते आ रहा है वैसे ही होगा। बिल्कुल। बहुत अच्छा आपका ये चर्चा रही और आपने बहुत कुछ बताया भी, जानने को मिला और बहुत कुछ सुना भी रखा था, जिससे वजह से ताप्ती दर्शन ने ये चाहा कि आपसे चर्चा करें। और मैं आपको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। ये आपका जो फौजी कप है बहुत अच्छा चल रहा है और आपने एक मिसाल पेश की है, ना केवल क्रिकेट के क्षेत्र में, बल्कि और भी जो खेल होते हैं उनमें अनुशासन का किस तरह हम पालन कर सकते हैं। और बैतूल की पूरी जनता आपसे प्रभावित है और आप एक प्रेरणा के स्रोत बन के आए हैं और मैं उनको भी विशेष देना चाहूँगा कि उससे कुछ निकल के आए, जीवन में उनके कुछ एडिशन हो। मैं लास्ट में बस इतना चाहूँगा कि बैतूल की जनता को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो हमारी प्लेटफ़ॉर्म आपके लिए ताप्ती दर्शन हमेशा सदैव बनी हुई है, लेकिन आज इस इंटरव्यू में भी कुछ आप देना चाहें तो बिल्कुल। जी, जी, मैं तो ज़रूर यही कहना चाहूँगा कि ताप्ती दर्शन का आभार व्यक्त करूँगा कि मुझे यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, पहली बात तो। और मेरा बैतूल के वासियों से निवेदन यही रहेगा कि हम सबको मिलकर फिट बैतूल, हिट बैतूल, ग्रीन बैतूल, सर्वश्रेष्ठ बैतूल। बैतूल हमें बनाना है और ये बन भी सकता है। अगर जनता चाहे और ईमानदारी से अपने काम करना चाहिए हमने। हमें जो भी ज़िम्मेदारी मिली है, छोटा-सा काम भी मिला है, हम अब अपने बैतूल के लिए, भारत माता के लिए हमने काम करना है और हमें जैसा भी काम मिला है, वो हम अपनी ईमानदारी से काम करें और सभी अगर अपने ईमानदारी से काम करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है, जिस दिन पूरे भारतवर्ष में हमारे बैतूल को नहीं जाना जाएगा। एक बहुत अच्छे स्तर से इस बैतूल की, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सतपुड़ा की वादियों में बसा हुआ है और केंद्र बिंदु भी है यहाँ पर। अगर देखा जाए तो पर्यटन के लिए भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनाई जा सकती है। पूरे भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को भी आकर्षित हम इस बैतूल की धरा पे कर सकते हैं। अगर हम सब लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे, चाहे प्रशासनिक काम हो, राजनीतिक काम हो या सेवा काम हो, चाहे नौकरियों की जो भी काम हो, कुछ भी जिम्मेदारी जिसे भी जो मिल रही है, मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि सब अपने काम को ईमानदारी से करे, अपने भारत माता के लिए काम करे, अपने जिले के लिए काम करे, यही मेरा निवेदन रहेगा। इतना ही मैं निवेदन करना बहुत चाहूँगा। बहुत धन्यवाद आपका रघुवंशी जी, आपके कीमती समय के लिए। इतने बिजी स्केड्यूल में भी आपने अपना समय निकाला और बैतूल की जनता, आपने सुना अशोक रघुवंशी जी, पूर्व फौजी और वर्तमान में फौजी कप के बहुत बढ़िया आयोजक के रूप में उभर के आए हुए हैं। और आशा करते हैं आप सभी को ये चर्चा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आप सभी को एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से हम विदाई लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।